गाइज ये पार्ट 2 है यूनिट 3 का। इसमें लोग रिकर्जन पढ़ने वाले हैं और रिकर्जन एकदम अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि चीज समझ में आ जाएगी। बेस केस क्या क्या होता है, रिकर्सिव केस क्या होता है, और कॉल स्टैक क्या होता है, रिकर्जन और इटरेशन में अंतर क्या है। ठीक है, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी अच्छे से। इंग्लिश में समझाऊंगा, प्लेन इंग्लिश, एकदम सिंपल इंग्लिश में, एनालिसिस के साथ, टेबल के साथ, फ्लो चार्ट के साथ, इंटरव्यू क्वेश्चन, एमसीक्यूज, सब कुछ अच्छे से समझाऊंगा। चलिए इस वजह से ध्यान न देते हैं, इस पे ध्यान देते हैं। मेन चीज सेक्शन 1, recursion. What is recursion? Recursion happens when function to call itself to solve a smaller version of same problem. Smaller version of same problem until becomes enough to answer directly. जब तक एक सही जवाब पे नहीं पहुंच जाता तब तक वो रिकर्सिव कॉल होता रहता है। रिकर्जन में दो चीजें बहुत जरूरत है, दो चीजें की नीड होती है फुल। फर्स्ट बेस केस, सेकंड रिकर्सिव केस। बेस केस क्या होता है? बेस केस होता है जब तक कंडीशन स्टॉप्स रिकर्जन, जब रिकर्जन होना रुक जाए, जिस कंडीशन पर रिकर्जन बंद हो जाए उसको कहते हैं। इसको मैं आपको समझाऊंगा सिंटेक्स से तो आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा रिकर्जन क्या होता है। फिर भी बेस केस जब रुक जाए, जब कंडीशन रुक जाए। बेस केस क्या होता है? जब जिस कंडीशन पे रिकर्जन रुक जाए उसे बेस केस कहते हैं। विदाउट द फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ फॉरएवर एंड एक्चुअल। अगर ऐसा ना हो, अगर बेस केस ना हो तो क्या होगा ये बता रहा है। अगर इसके बिना अगर फंक्शन ना हो तो फंक्शन अपने आप को इनफाइनाइटली फॉरएवर कॉल करता रहेगा, जिससे क्या होगी, जिससे हमें रिकर्सिव रिकर्सन एरर आ जाएगी। ठीक है, अब आते हैं इस पे, रिकर्सिव केस पे। Recursive case, the part where the function call itself with a smaller, simpler input, moving it closer to the base case. रिकर्सिव बेस केस है वो जो आपके जिस पे आउटपुट अपना आ जाता है और रिकर्जन रुक जाता है। रिकर्सिव केस क्या है? वेयर जो है फंक्शन अपने आप को कॉल करता रहता है बेस केस तक पहुंचने के लिए। बेस केस तक पहुंचने के लिए जब फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है तो ये सारे केसेस क्या है? रिकर्सिव केस है। पर जब अब बेस केस तक पहुंच जाता है फंक्शन रुक जाता है, और वहां पे क्या बोलते हैं, रिकर्जन रुक जाता है, हमें आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, रियल लाइफ एनोलॉजी से रिकर्जन इज लाइक अ रशियन नेस्टिंग डॉल्स, इसको माइट्रो योस्का भी कहते हैं। कीप ओपनिंग अ डॉल टू फाइंड अ स्मॉलर इनसाइड। मतलब एक डॉल है, डब्बा, तो डॉल को बार बार खोल रहे हैं, बार बार खोल रहे हैं तो एक छोटी डॉल निकल के आ रही है। हर डॉल के अंदर से एक छोटी डॉल, हर डॉल के अंदर एक छोटी डॉल है। ऐसे ही जब तक होता रहेगा जब तक एक ऐसी डॉल ना मिल जाए, ये जब तक होता रहेगा जब तक एक ऐसी डॉल ना मिल जाए जिसके अंदर से कोई डॉल ना निकले, until you reach the smallest doll that does not open any further. The smallest doll is the base case. तो जो smallest doll है जिसके अंदर से कुछ डॉल, कोई डॉल नहीं निकल रही है, वो हमारा बेस केस हो गई। ठीक, why use recursion? ठीक, क्यों रिकर्जन का यूज करना है? एक सेकेंड, हाँ, क्यों रिकर्जन का? सम प्रॉब्लम्स आर नेचुरली रिकर्सिव। कुछ प्रॉब्लम उनकी उनका नेचर ही रिकर्सिव है, जो बार बार होती है तब उनको कुछ आउटपुट मिलता है। कुछ जो प्रॉब्लम बार बार हो रही है उनका जो आउटपुट हमें चाहिए वो तभी मिलेगा जब रिकर्जन की वजह से। ट्रीज, आप कहोगे ट्रीज क्या होता है? ये पेड़ वाला ट्री नहीं, जो आप, वो ट्री नहीं। ट्री क्या होता है? एक ट्री एक तरीके का बोल सकते हैं, तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, इसलिए ये हम लोग ट्री नहीं यूज करेंगे मैथमेटिकल सीक्वेंस में, सो बनाएंगे। ठीक है, 1 सेकेंड। ट्री, फोल्डर, फोल्डर इनसाइड फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, मैथमेटिकल सीक्वेंस।
इसके क्या होगा, फैक्टोरियल फिबोनाची, फिबोनाची सीरीज। इट ऑफन लीड्स टू शॉर्टर मोर रीडेबल कोड फॉर दीज प्रॉब्लम एट लूप बेस्ड वर्जन। जो क्या है, अब हम क्या कहना चाहते हैं इससे, जो लूप बेस्ड क्वेश्चन है, जिनका लूप होना, जिनका लूप से ही सॉल्व किया सकता है। रिकर्जन क्या करता है, उनको उनको कम लूप में करके उनको अच्छी से रीडेबिलिटी प्रोवाइड करता है। कौन वर्क करता है, रिकर्जन करता है। ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, जब इसको हम इसका सिंटेक्स, उसके लॉजिक बताने का शुरू करेंगे ना, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। चलते हैं इस पे, हमारा है इट्स कोर आइडिया पे चलते हैं इसके। इसका कोर आइडिया जो है, टेस्टेड हेवनली इंटरव्यूज। इसका कोर आइडिया टेस्ट किया जाता है रिकर्जन का, जैसे मैं इसमें बोला ना मैंने, ये काफी मतलब ऐसा टॉपिक है जो जो इंटरव्यूज में डीएसए में पूछा था। अब डीएसए आप क्या सोचोगे, डीएसए होता है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम। बोल सकते हैं ये कुछ तरीके होते हैं, कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने, कुछ टाइप ऑफ तरीके होते हैं जिनको जिनको पढ़ा जाता है डीएसए के अंदर, या पढ़ोगे आगे जाके। डिवाइड एंड कॉन्कर से कुछ तरीके, जैसे नाम है डिवाइड एंड कॉन्कर, बैक ट्रैकिंग, ट्री एंड ग्राफ रिट्रीवल। ठीक है, इस पे ही बने होते हैं। ठीक है, ठीक। सेक्शन 2 चलते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स। रियल लाइफ रिकर्जन्स के लिए रिपीट, टू मिरर फेसिंग ईच अदर, टू मिरर फेसिंग ईच अदर, ईच मिरर रिफ्लेक्ट्स अदर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो जैसे ये कहना चाह रहा है कि एक मिरर ये है, एक मिरर ये है, इसकी रिफ्लेक्शन इसमें आ रही है, इसकी रिफ्लेक्शन इसमें आ रही है, इसकी इसकी, तो ये चलता रहेगा इनफाइनाइट तक, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ये कब रुकेगा, जैसे रिकर्सिव केस क्यों है, इसको रिकर्सन क्यों कहा है, अंत में जाके, एंड में जाके, थोड़ा समझ नहीं आ रहा उसको मैं पूछ लेता हूँ, एक सेकेंड। वन सेकेंड, वन सेकेंड। चलिए चलिए, कोई बात नहीं। तो ये कहना चाह रहा है, इसमें ये लिख रखा है, इसको लिख देता हूँ इधर, कि बेस केस वो होता है जब इसका बेस केस कब होगा, मिरर वाली की कंडीशन का, मिरर वाली कंडीशन का, इस कंडीशन का बेस केस कब होगा, जब ब्लरी हो जाए इमेज, इमेज ब्लरी हो जाए, डिडंट सी एनीथिंग, जब कुछ ना दिखे। ठीक है, जब कुछ ना दिखे और ब्लरी हो जाए, तो उसका बेस केस वही है कि अब इसके आगे कुछ नहीं, अब आउटपुट मिलेगा, अब हमें अंत मिलेगा इसका। ठीक है, सर्चिंग ईच बॉक्स, सेकेंड ही कहाँ से होता है, सर्चिंग ईच बॉक्स इनसाइड बॉक्स, ओपन अ बॉक्स, if there is another box open that box, find a box where nothing else inside। ऐसा बॉक्स, मतलब एक बॉक्स के अंदर बॉक्स, जैसे वही रशियन डॉल वाला था कि एक बॉक्स के अंदर बॉक्स, उसको खोला उसमें छोटा बॉक्स, उसको खोला उसमें एक और बॉक्स। ठीक है, ये रिकर्जन चल रहा है, उसको खोला उसमें छोटा बॉक्स, उसमें खोला उसमें छोटा बॉक्स, उसको खोला उसमें छोटा बॉक्स। जब एक एंड हो जाएगा, इसके बाद अब कोई बॉक्स, इसके अंदर कोई बॉक्स नहीं है, तो ये एंड है, ये बेस केस है, इसके बाद अब कुछ नहीं। मैं आपको इतना समझा इसलिए रहा हूँ कि आप जब इसके कोड पे, इसके सिंटेक्स पे पहुंचो, तो आप एकदम अच्छे से समझ सको चीजों को, क्या लिखा है। स्टैंडिंग है ना, क्यों, मैं इसको समझाता हूँ प्रॉब्लम को, जो प्रॉब्लम क्या कहना चाह रही है। ये प्रॉब्लम कह रही है कि आप एक लाइन में खड़े हो, ठीक, स्टैंडिंग है ना, क्यों, एक लाइन में आप खड़े हो, ठीक है, और आप अगले बंदे बंदे कह रहे हो क्या, आप पूछ रहे हो अगले वाले बंदा क्या, तुम सबसे सामने हो, मतलब तुम क्या फ्रंट पे खड़े हो। उससे पूछा, उसने कहा नहीं मैं नहीं हूँ, उसने कहा मैं भी नहीं हूँ, मैं भी नहीं हूँ, ऐसे करके पूछता रहा। फिर एक बंदा तो आएगा ना, सबसे आगे खड़ा होगा, स्टेज के सबसे आगे जो खड़ा होगा, एक बंदा होगा ना, वो बोलेगा नहीं मेरे आगे कोई नहीं खड़ा, पूछोगे तुम्हारे आगे कोई खड़ा है,
मेरे आगे कोई नहीं खड़ा है, ऐसे करके एक एक ना एक टाइम आएगा जब बोलेगा मेरे आगे कोई नहीं खड़ा है। जिस टाइम वो आएगा कि जब मेरे आगे कोई भी नहीं खड़ा होगा, ठीक है, जब मेरे आगे कोई भी नहीं खड़ा होगा वो हो जाएगा बेस केस। ठीक है। काउंटिंग डाउन अ गेम, वीडियो गेम, 1 2 3 एंड शूट द नंबर। मतलब इसमें क्या है कि रिकर्जन चल रहा है 1 2 3 और 3 पे शूट करना, मतलब एक रिजल्ट देना है, काम करना है, उसको ही बोला जा रहा है। ठीक है। यूनिट 3 का पार्ट 2 का सेक्शन 3 है ये। रिकर्सिव का सिंटेक्स एंड फर्स्ट योर रिकर्सिव फंक्शन, योर फर्स्ट रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन को ऐसा समझाने वाला हूँ, अब जीवन में नहीं भूलने वाले। एक सेकंड जगह मिले तो कोई समझाओ, इधर ही समझाता हूँ। क्या है? क्योंकि इसमें समझ फंक्शन को समझना जरूरी था। रिकर्जन तो आ जाता है, मतलब क्या है रिकर्जन, अगर आप फंक्शन समझ गए अच्छे से तो रिकर्जन क्या नहीं, उसका एक्सटेंशन बोल सकते हो, वही हो। तो इसमें भी एक फंक्शन है, तो आखिरकार फंक्शन ही रिकर्जन भी। बस क्या है, रिकर्सिव फंक्शन, एक फंक्शन डिफाइन किया, डेफ रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, फंक्शन डिफाइन किया ऐसे करके। फिर क्या किया, उसको एक इनपुट दिया। एक इनपुट क्या है हमारा, पैरामीटर है। पैरामीटर हो गया, ठीक है। इफ बेस केस कंडीशन, ये बेस केस कंडीशन है। बेस केस मतलब क्या बताया, जहां पे आउटपुट मिल जाएगा वहां खत्म हो जाएगी, वहां पे सॉल्व ये रिकर्जन खत्म हो जाएगा। जहां पे रिकर्जन खत्म हो जाएगा उसको कहते हैं बेस केस कंडीशन। बेस केस कंडीशन को ऊपर रखते हैं हम लोग। अब वो पता चलेगा क्यों रखते हैं, मैं साफ समझाने वाला हूँ। तो ये इसको हमने बेस केस कंडीशन दिया, फिर रिटर्न कर दिया एक डायरेक्ट आंसर। अगर ये हो मतलब बेस केस कंडीशन मिल जाए तो अभी चुपचाप एक आंसर निकाल के दे दो, यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। पर बेस केस कंडीशन अगर नहीं मीट होती है, क्योंकि तुरंत बेस केस होती नहीं, जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे एग्जांपल में कि बेस केस कंडीशन कब होगी, जब एकदम आखिरी में पहुंच जाएंगे, उससे पहले जो कंडीशन चलती है उन्हें रिकर्सिव केस कहते हैं ना। तो रिकर्सिव केस में ये सब होगा कि कुछ काम करो इनपुट पे, जो इनपुट मिला उस कुछ काम करो। ठीक है। अब ये है, ये आप पूछोगे फंक्शन में भी इतना कुछ अलग क्या, ये है इसमें अलग कि रिकर्सिव फंक्शन में होता है कि आखिरी में जब रिकर्सिव केस चल रहा होता है तो एक स्मॉलर यूनिट, इसकी ही एक स्मॉलर यूनिट दे दी जाती है। मतलब समझ लो, जो रिकर्सिव केस वो बेस केस होता है हमेशा बहुत ही छोटा होता है, एक जो इनपुट दिया जाता है उससे बहुत छोटा होता है हमारा रिकर्सिव बेस केस। जो बेस केस होता है हमारे इनपुट से बहुत छोटा होगा। तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें क्या है, हर बार स्मॉलर स्मॉलर फंक्शन को कॉल करना है। ऐसे ही बार बार कॉल होता रहेगा और एक समय आ जाएगा वो इतना छोटा हो जाएगा कि वो बेस केस कंडीशन को बराबर हो जाएगा और ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। ठीक है। डेफ फैक्टोरियल, फैक्टोरियल निकालने के लिए मतलब बोल सकते हो रिकर्जन बहुत काम आता है, फेमस है। देखिए इसमें हमने क्रिएट किया एक डेफ करके, एक फैक्टोरियल करके, एक हमने फंक्शन क्रिएट किया जिसकी पैरामीटर हमने एन दे दिया। ठीक। इसमें एक कौन सी कंडीशन बनाई, ये वाली, इफ एन इज इक्वल टू जीरो। मतलब अगर एन जीरो के बराबर है तो रिटर्न करो वन। आप कहोगे पहले दो सवालों का जवाब चाहिए। अब एन को जीरो के इक्वल रखने पे हम वन रिटर्न क्यों कर रहे हैं, दूसरा कि रिटर्न में एन क्यों आ रहा है ना, एन को जीरो के इक्वल कर रहे हैं और रिटर्न वन क्यों कर रहे हैं। पहला सवाल ये है कि एन जीरो इसलिए है क्योंकि फैक्टोरियल जो होता है वो सिर्फ जीरो का फैक्टोरियल जो होता है कुछ नहीं होता, जीरो कोई फैक्टोरियल नहीं होता है, पर वन का फैक्टोरियल वन होता है। ठीक है। तो क्या होगा अगर आपने ऐसी कोई वैल्यू दी, मतलब आपकी वैल्यू घट रही है, मैंने बताया ना घटेगी, तो आपने कोई वैल्यू दी, मान लीजिए अपने पास दी है, क्या वो वैल्यू हर बार घटती रहेगी, घटती रहेगी, जब एक ना एक टाइम आएगा वो वैल्यू जीरो भी तो बनेगी। वो कैसे घटेगी वो भी बताने वाला हूं, रुको बस। तो आपकी वैल्यू घटी और वो जीरो बन गई। ठीक।
जब 0 बन गई तो आपको कोई ना कोई वैल्यू तो रिटर्न करनी होगी ना। तो अभी मैं समझाता हूँ चलेगा कैसे। तो क्या किया है, जब वैल्यू आपकी 0 हुई, जब आपकी वैल्यू 0 हुई तो रिटर्न 1 किया। वो अगर 0 नहीं हुई, मैक्सिमम केस में तो 0 नहीं होगी, 0 तो आखिरी वाले केस में होने वाली है जब फंक्शन एंड होगा। तो 0 की अगर आपकी नहीं हुई तो क्या होगा, एन जो आपकी वैल्यू है, ठीक, जो आपकी वैल्यू करंट वैल्यू है आपके पास, फैक्टोरियल, उस फैक्टोरियल करो, किसका फैक्टोरियल करो, ये फंक्शन ही ना, ये फंक्शन को कॉल कर दिया। फंक्शन के अंदर हमने एक फंक्शन कॉल कर दिया जो उसी वही फंक्शन है। समझ रहे हो आप, नहीं समझे? समझा रहा हूँ, देखो। एन है, एन वैल्यू लिखी है, बोलो लिखी है। ये है इनटू का साइन, ठीक। हमने अब क्या किया, फैक्टोरियल n-1। तो हमने फंक्शन जिसका नाम है फैक्टोरियल, उसी के अंदर किसको कॉल कर दिया है, फैक्टोरियल के अंदर हमने फंक्शन के अंदर हमने फंक्शन कॉल कर दिया है। फैक्टोरियल नाम का फंक्शन था जिसका नाम फैक्टोरियल ही कॉल कर दिया, बस एक n-1 करके हमने एक कम करके कॉल कर दिया, ठीक। उससे क्या हुआ कि मान लो n हमने 5 दिया था, ठीक। तो यहाँ पे पहले से चेक किया, इफ n इज इक्वल टू, अब इसको पूरा लिखता हूँ, पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखता हूँ कि काम की हुआ कैसे, रिजल्ट आया कैसे, क्योंकि एक बैक ट्रैकिंग इसको बोलते हैं, कॉल ट्रैक, कॉल स्टैक ट्रैक। ये समझना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। इसको यही समझाते, देखो जिसमें इसमें लिख रखा है अच्छे से। इसको जूम करता हूँ हल्का सा। फैक्टोरियल, पहले आपने फैक्टोरियल, एक सेकेंड, पहले आपने फैक्टोरियल 5 लिखा जिसका आपको चाहिए था, ठीक। तो क्या हुआ, फैक्टोरियल 5 लिखा, ठीक। इसने चेक किया क्या फैक्टोरियल जो आपकी वैल्यू जो आपने दी वो क्या है, 0 बराबर नहीं, n 0 बराबर नहीं है, तो रिटर्न 1 नहीं हुआ, ठीक। 5 वैल्यू आ गई और यहाँ क्या आ गया, n-1, मतलब हमने 5 दिया था तो क्या 4 आ गई वैल्यू, ठीक। n-1 मतलब 4 वैल्यू चली गई। अब हमारी n की वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है। और सॉरी, ऐसे नहीं लिखना इसको, ऐसा गलत कर दोगे। n की वैल्यू क्या है, ये 5 हुआ, तो यहाँ फैक्टोरियल ऑफ n-1, n कितना है 5, 5-1, ठीक है, ये हुआ, ठीक। अब हमारी वैल्यू 4 आ गई, तो अब हमारी 4 है, तो फिर से चेक किया, इफ n इज इक्वल टू 4, क्या n जो है, मतलब 4 इज इक्वल टू 0, 4 इज इक्वल टू 0 है, नहीं ना, तो नहीं हुआ। तो 4 यहाँ पे आ गया रिटर्न की जगह पे, यहाँ पे 4 आ गया। फिर इसने इंटू किया, फैक्टोरियल लिखा, फिर एक माइनस कर दिया जो कि क्या था, 4 था अगला वाला, तो इसमें माइनस किया 1, तो आ गया 3। फिर 3 गया यहाँ पर, ठीक है, 3 गया। फिर इसने कॉल किया फैक्टोरियल को, फैक्टोरियल की वैल्यू एक कम कर दी, क्या कर दिया यहाँ पे, 4-3-1, तो हो गया 2, ठीक है। फिर इसने कॉल कर दिया, अब यहाँ 2-1, ठीक। फिर इसने कॉल, अब यहाँ 2-1 आया तो 1 आ गया, ठीक। फिर इसने कॉल कर दिया फैक्टोरियल, क्या हुआ यहाँ पे, कौन सा फैक्टोरियल चल रहा है, 1-1, ठीक है, ठीक। फैक्टोरियल 1-1 मतलब 0, ठीक है। तो अब इनको एक सेकंड में रीराइट कर दूं, ये हो गई हमारी, समझाने के मैं ऐसे लिख दिया था, अब वैल्यू पुट कर देता हूँ। ये देखिए, एक सेकंड इस पे वैल्यू पुट करता हूँ। तो ये हमारी हो गई 4 फैक्टोरियल, ये हो गई 3 फैक्टोरियल, ये हो गई हमारी 2 फैक्टोरियल, ये हो गई हमारी 1 फैक्टोरियल, और ये हमारी हो गई 0 फैक्टोरियल। अब मैंने क्या कहा था, अगर अब की एन की वैल्यू 0 हो जाए, जो कि हो गई, एन इक्वल टू 0 अब आ गया, एन इक्वल टू 0 आ गया, तो रिटर्न करो 1, ठीक। 1 कर दिया रिटर्न, तो हमने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू हमने दे दी 1, तो हमारी इसकी वैल्यू, इसको क्या वैल्यू मिल गई, 1। तो ये क्या हो गया, 1 इंटू, और ये 0 क्या था, ये था, तो ये 1 इंटू 1 हो गया 1। तो ये किसकी वैल्यू है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू आ गई है। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी आई, 1, सॉरी सॉरी 0 लिख दिया है, 1 आ गई, ठीक। 1 आ गई, तो अब फैक्टोरियल 1 की वैल्यू में मिल गई है, तो इसमें पुट कर दिया, कितना, 2 इंटू, एक सेकेंड इसको थोड़ा रफ करता हूँ, ऐसे हुआ, हमें 1 की वैल्यू मिल गई। अब हमारे पास क्या था, 2 इंटू फैक्टोरियल
1, जो इसकी वैल्यू क्या आई है, हमारे पास आई है 1, तो 2 इंटू 1 हो गया 2। तो ये किसकी वैल्यू है, ये फैक्टोरियल 2 की वैल्यू है। इस तरह में क्या मिल गई, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू मिल गई। तो हमें फैक्टोरियल 2 की वैल्यू मिल गई, तो इसको इस पे पुट कर दिया फैक्टोरियल 2 की। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी है, 2, और इसमें मल्टीप्लाई 3। तो टोटल फैक्ट किसकी वैल्यू कितनी आ गई, टोटल वैल्यू 6, और ये किसकी है, फैक्टोरियल 3 की। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 6। यहाँ 6 पुट किया, फिर 4 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 6 4 जा 24 हो गया, ठीक, 24 हो गया। अब हमारे फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 24। तो यहाँ 24 पुट किया और 5 से मल्टीप्लाई हो गया, और 24 5 जा 120 होता है। तो क्या हुआ कि पहले ये रन हुआ ऐसे, 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 ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, इसको कहते हैं कॉल स्टैक ट्रेस, ट्रेस, कॉल स्टैक ट्रेस, ठीक। ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर जब यहाँ पे इसकी जीरो वैल्यू मिल गई इसको, तो फिर ये वापस उल्टा लौटा। एक सेकेंड, पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, आखिर में फिर जब इसको वैल्यू मिल गई इसकी, तो फिर ये वापस लौटा ऐसे, 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 सबको वैल्यू प्रोवाइड करते करते आखिरी में रिजल्ट प्रिंट कर दिया, ठीक है। आई होप मैंने बहुत अच्छा समझाया होगा आपको। सेक्शन 4, रिकर्जन एंड इटरेशन। इसमें अंतर क्या है, अप्रोच फंक्शन कॉल इटसेल्फ यूजेस फॉर लूप। देखो, रिकर्जन किसके लिए काम आता है, फंक्शन कॉल इटसेल्फ, जब फंक्शन को तो कॉल करता है उसको रिकर्जन कहते हैं, ठीक। यूजेस क्या होते हैं, ये फॉर लूप, इटरेशन फॉर लूप के लिए यूज होता है। मेमोरी क्या है, रिकर्जन ज्यादा मेमोरी यूज करता है, कॉल स्टैक को यूज कर रहा है ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद चलेगा, फिर उसको वापस लौट के चलेगा, एक के बाद एक के बाद एक, तो ज्यादा मेमोरी यूज करता है, ये कम मेमोरी यूज करता है। जनरली स्पीड स्लोअर होती है किसकी, रिकर्जन की, और इटरेशन की फास्टर होती है। क्यों इटरेशन और रिकर्जन को कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। एक काम हुए दूसरा, फिर उसके नीचे, फिर ऐसे से बढ़ता रहता है। दोनों कुछ कुछ मामले में सिमिलर है, पर रिकर्जन क्या काम कर सकता है, ट्री, ग्राफ, प्रॉब्लम्स, डिवाइड एंड कॉन्कर, इस सब में काम आता है। और ये इटरेशन छोटे मोटे काम के लिए आता है, सिंपल। ट्रेस क्या है, इसमें अगर आपने बेस कंडीशन नहीं लगाई, क्या होगा कि स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा, ऐसे ही ये घूमता रहेगा, उसको कोई कंडीशन नहीं मिलेगी जीरो पे, तो रुकेगा ही नहीं कभी। और ये इसका क्या होगा, अगर इसमें आपने कोई भी इन्फिनाइट लूप, कोई कंडीशन इफ की नहीं लगाई, तो वो इन्फिनाइट लूप बन जाएगा। मतलब आपको एक अपग्रेड करना पड़ेगा, एक ना एक वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी आखिरी में, कि वो जाके ऐसा ना हो जाए कि इन्फिनाइट लूप बन जाए। तो जैसे सेम प्रॉब्लम है, दोनों तरीके से की गई है। पहले सम रिकर्सिव पे है, जीरो वैल्यू डाली, इसको मैं इसको समझाता हूँ, रुक के उसको समझाऊंगा नहीं अच्छे से, क्योंकि इटरेशन को भी ठीक ठीक, क्योंकि इटरेशन में समझा चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में, तो रिकर्जन को समझाऊंगा पहले अच्छे से। तो रिकर्जन की वैल्यू जीरो है, अगर जीरो हुई तो क्या आएगी, वैल्यू जीरो दे देगा ये, ठीक। और ये क्या करेगा, सम की क्या करने वाला है, एन करने वाला है, और फिर रिकर्जन को किसको कॉल कर, अपने आप को कॉल कर रहा है, पर एक वैल्यू घटाकर, ठीक है। तो अब हमने एक वैल्यू दी जिसका नाम है 5 दिया, और अच्छा सॉरी, दोनों ही वैल्यू सेम है, बस एक रिकर्सिव के द्वारा किया गया, एक इटरेटिव के द्वारा किया गया। आंसर तो दोनों सेम ही आएगा, क्योंकि आखिरकार काम तो दोनों वही कर रहे हैं, सॉल्व करने का ही। तो यहाँ पे क्या आया, ठीक है, तो हमारी एन की वैल्यू 5 हो गई, ठीक, और उससे एक वैल्यू कम हुई 4, तो हमारी सम, फिर रिकर्सिव, फिर 4 लिखा गया, पहले से ऐसे करके, फिर 4 सम रिकर्सिव, रिकर्सिव 3, इसी तरीके से चलेगा, आखिरी में आ जाएगा 1, और यहाँ आ जाएगा सम रिकर्सिव 0। जब 0 आ जाएगा, तो ये कंडीशन हर बार कंडीशन चेक करता रहेगा कि 0 की इक्वल ना हो, जब 0 इक्वल हो जाएगा तो 0 प्रोवाइड कर देगा। जैसे 0 इक्वल हुआ, 0 के इक्वल होते ही 0 उसमें मिल गया, तो फिर जब इसको 0 मिल गया, तो फिर ये पूरा वैल्यू सॉल्व हो गई, तो ये ऊपर दे देगा वैल्यू, फिर ये ऊपर वैल्यू देगा, इसी तरह ये ऊपर देगा, ऐसे करके ये वाला इस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है।
एक सेकेंड, एक सेकेंड। देखो, तो इसमें एक कॉल किया ऐसे, फिर दूसरा दूसरा, फिर जैसे आखिरी जीरो की वैल्यू है फिर उल्टा कॉल करके भर दिया और सम निकाल दिया। ठीक, इटरेशन पे आता हूँ। इटरेशन में क्या है कि हमने टोटल की वैल्यू दी जीरो। ठीक है, रेंज कहाँ तक चलाई है, वन से लेके एन प्लस वन। क्यों एन प्लस वन, क्योंकि चलेगा तो एन तक ही, इसलिए एन प्लस वन लिया है रेंज। ठीक, अब क्या कर दिया, हर बार टोटल में आई प्लस कर दिया। टोटल अभी कितना, जीरो। फिर और हर बार क्या, फिर टोटल को रिटर्न कर दिया आखिरी में। तो इस बार पहली बार चला रेंज, टोटल की वैल्यू कितनी आई, वन डाल दिया इसके अंदर, प्लस जीरो तो था ही, वन डाल दिया। फिर इसके बाद फिर घूमी, एन की वैल्यू बढ़ गई, ये टू हो गई, मतलब आई की वैल्यू टू हो गई तो टू डाल दिया, फिर थ्री हो गई थ्री डाल दिया। ऐसे करते करते कितना डालना है आपको, पांच डालना है, क्योंकि पांच दिया गया है। तो फोर डाल दिया, और ऐसे करके फाइव डाल दिया। ठीक, फोर फाइव डाल दिया। और क्योंकि हमने कितनी वैल्यू दी थी, फाइव दी थी, और एन प्लस वन है तो ये सिक्स तक जाएगा। तो वन से लेके सिक्स तक चलेगा ये। ठीक, माफ करिएगा, पहले लेक्चर जो अच्छे से नहीं है, उसमें अच्छे से समझा नहीं पाया था, बट हाँ, दूसरा तीसरे से मैंने बेसिक्स थोड़े समझा दिए थे। पर बेसिक्स में मैं इसको अच्छे से लिख के नहीं बता पाया था, पर मैं दूसरे लेक्चर से मैंने कोशिश की है कि मैं आपको लिख के ही बताऊं, हर चीज समझा के बताऊं, कोई चीज ऐसी मिस ना हो जाए आपसे, जॉब करना हो। ठीक, तो क्या हुआ, टोटल में जीरो डाला, और इसमें रेंज कहाँ से कहाँ तक यूज की है, वन से लेके एन प्लस वन। और जो कि हमारी वैल्यू ने क्या दी है, हमने वैल्यू दी है फाइव, तो हो गई वन से लेके सिक्स, टोटल रेंज इतनी हो गई। चलेगा कहाँ तक, वन से फाइव तक। फाइव तक आई की वैल्यू क्या क्या होगी, पहले होगी वन, फिर होगी टू, थ्री, फोर, फाइव। ये फाइव ये होंगी वैल्यू। तो हर बार आई की वैल्यू में, टोटल में हर बार आई की वैल्यू ऐड होती चली जाएगी। ठीक है, और आखिर में क्या आ जाएगा, जब जब टोटल की वैल्यू किससे बढ़ जाएगी, जब टोटल की वैल्यू हमारी वो हो जाएगी, इस रेंज से हो जाएगी खत्म, ये रेंज खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये तक रेंज पांच तक ही चलनी चाहिए। पांच तक चलने के बाद ये बाहर आ जाएगा रिटर्न पे, रिटर्न टोटल कर देगा। तो बस जैसे इसने रिटर्न कर दिया आखिरी में वैल्यू, जब इसकी सारी वैल्यू खत्म होने के बाद इसने रिटर्न कर दिया तो ये मिल गया, इटरेशन कर दिया तो ये मिल गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्या है, वाई, ओहो, देखिए, तो बैड बैड रिकर्जन जो होता है, क्या बैड रिकर्जन क्या है, जिसमें कोई बेस केस ना हो। मैंने आपको बोला बेस केस देना जरूरी है, कि बेस केस पे आके जाके वैल्यू पहले, आधी वैल्यू फिनिश होती है, पहले वैल्यू वैल्यू की वैल्यू नहीं होती है। तो बेस केस पे जब आखिरी में वैल्यू, बेस केस पहुंचते हैं तो वहां पे एक वैल्यू मिल जाती है उसको, तो वापस वो देना शुरू करता है उल्टे डायरेक्शन में, तब जाके ये पूरा होता है रिकर्जन। जब बेस केस ही नहीं होगा तो ये पूरा कैसे होगा स्ट्रक्चर रिकर्जन का, तो कोई वैल्यू ही नहीं आएगी। तो ये क्या आ जाएगा, मैक्सिमम रिकर्जन डेप्थ एक्सीड। अगर बेस केस नहीं हुआ तो रिकर्जन इनफाइनाइट चलता रहेगा, इनफाइनाइट चलता रहेगा, अगर बेस केस नहीं हुआ तो। चलते हैं यूनिट थ्री, पार्ट टू, सेक्शन फाइव। फाइव सॉल्व एग्जाम्पल्स करते हैं, बढ़िया से समझाऊंगा आपको। ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स यूजिंग रिकर्जन। ठीक है, तो इसमें क्या किया, पहला बनाया हमने एक डेफ नाम का, हमने एक डेफ नाम, सम ऑफ डिजिट नाम का एक फंक्शन बनाया, जिसकी बेस कंडीशन क्या दे दी, n इज इक्वल टू जीरो। मतलब अगर n इज इक्वल टू जीरो हो तो रिटर्न करे जीरो। ठीक, ठीक, ठीक।
और फिर सम, फिर मॉड्यूलस n मॉड्यूलस 10 प्लस सम ऑफ डिजिट हो तो n स्लैश में 10। अब मैं इसको समझाता हूँ फिर आपको समझ में आएगा ऐसे लिखने से। अभी तक समझ में आएगा बेस कंडीशन 10। तो शुरू करते हैं इसको समझना। पहले हमने वैल्यू कितनी थी, इसमें कितनी प्रोवाइड की गई है, इसमें वैल्यू प्रोवाइड की गई है, वैल्यू क्या की गई है, 1 2 3 4 दी गई है, ठीक है। तो इन सब वैल्यू का सम निकालना है, मतलब 1 + 2 + 3 + 4। आपको कि भैया ऐसे आप निकाले ले रहे हो तो फिर इसका क्या यूज, अरे भाई कोई बड़ा नंबर दे दिया तो कैसे निकालोगे, ये तो हर नंबर को कर सकता है ना, ये तो आप खुद ही कर लो, पर हर नंबर पर खुद पर पाओगे, जो सारे नंबर आप कर नहीं सकते हो, ये छोटा नंबर इसलिए कर ले रहे हो, ठीक। तो 7 + 3 10 हो जाएगा टोटल वैल्यू, ठीक। तो इसकी 10 आनी चाहिए। अब इसको कैसे निकालते हैं हम लोग, ट्राई करते हैं रिकर्जन से करने का। चलो, तो पहला हमने पहली वैल्यू जब हमने चेक की एन की वैल्यू चेक की जो कि क्या थी, 0 के बराबर नहीं है, हमारी वैल्यू है 1 2 3 4। फिर जब 0 के नहीं है तो यहाँ आ गया, 0 के बराबर नहीं मिली तो इस पे आए, ठीक है। तो हमने पहले क्या किया, पहले क्या, एन को डिवाइड, जो कि 1 2 3 4 था, उसको डिवाइड किया किससे, 10 से। तो क्या आया, हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक है। रिमाइंडर 4 मिला, 4 को किसके साथ प्लस किया, ठीक है, 4 को किसके साथ प्लस किया हमने, हमने 4 को प्लस किया सम ऑफ डिजिट के साथ, सम ऑफ डिजिट के साथ प्लस किया हमने किसको, देखा, मॉड्यूलस जो हमारा वैल्यू आई थी उसको किसके साथ प्लस किया है, सम ऑफ डिजिट के साथ, जो कि यही है, विकल्प हमने फंक्शन को वापस कॉल किया, ठीक है। तो पहले हमने वैल्यू निकाली 1 2 3 4, उसको मॉडुलस निकाला उसका, तो इसका मॉडुलस कितना आएगा, 4, क्योंकि रिमाइंडर से 4 बचेगा 10 से किया तो, प्लस सम ऑफ डिजिट्स, फिर हमने उसमें डाला n/10, ठीक है। देखिए तो कैसे यहाँ पे पहुंचे 4 पे, ठीक, 4 और सम ऑफ, हमने ये फंक्शन कॉल किया, ठीक, यहाँ फंक्शन कॉल किया, ठीक है, और इसको n को डिवाइड कर दिया 10 से। फ्लो डिवीजन होता है, इससे फ्लो डिवीजन से क्या होता है, जो लास्ट वाली वैल्यू होती है, जैसे 4 है वो, इस लास्ट वाली वैल्यू 1 2 3 4 है ना, तो लास्ट वैल्यू खत्म हो जाती है। अब उस अब उस नंबर में वो लास्ट वैल्यू बची ही नहीं है, तो ठीक है। अब क्या नंबर बचा, अब नंबर हो गया 1 2 3, और इधर क्या बचा है, 4, 4 आ चुका है, ठीक, 1 2 3, ठीक है। अब उसने चेक किया कि नंबर 0 के बराबर नहीं, बराबर है अभी भी, तो इस रिटर्न 0 नहीं करेगा, इधर आएगा। फिर से इसने कॉल किया, ठीक है, और 1 2 3 को डिवाइड किया 10 से, मतलब मॉड्यूल किया 10 से, तो वैल्यू आई 3। सम ऑफ डिफरेंस कितना आया, सम ऑफ डिफरेंस आया एन की एन की एन को, जो हमारी वैल्यू उसको फ्लो डिवीजन कर दिया, तो उससे क्या आया, हमारा जो वैल्यू थी वो घट गया, वो बची 12, ठीक, 1 2 3 से 12 बच गई, ठीक है। अब ये हमारा नंबर 12 के क्या 0 के बराबर है 12, नहीं अभी भी नहीं है, तो इसको फिर से किया हमने, फिर से इसका हमने मॉडुलस लिया तो वैल्यू आई हमारी 2, ठीक। फिर हमने सम ऑफ, फिर से सम ऑफ नंबर किया, सम ऑफ नंबर किया, फिर उसका फ्लोर डिवीजन ले लिया, फ्लोर डिवीजन लेते ही वैल्यू कितनी थी, 12 थी, अब वैल्यू कितनी बची, 1 बची। फिर से चेक हुआ क्या 0 बराबर है, नहीं अभी भी बराबर नहीं है, तो एक वैल्यू आ गई। अब इसको माइनस के सम ऑफ, फिर से नंबर लिया सम ऑफ नंबर का, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, सम ऑफ नंबर में हमारी वैल्यू n-1, तो जितनी हमारी वैल्यू थी n है, वैल्यू हमारी कितनी थी, 1 थी, तो आगे क्या, हमारी सम ऑफ वैल्यू होगी 0, ठीक, 0 हुई। अब चेक किया क्या 0 0 के बराबर है, हाँ 0 0 के बराबर है, ठीक है। एक सेकंड, जब 0 0 के बराबर है तो रिटर्न कर दिया 0, तो ये वैल्यू की, इसकी वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू 0, तो इन दोनों को ऐड किया तो कितना आया, 0 + 1, जितना 1 हो गया, तो इधर चला गया 1। फिर इन दोनों को ऐड किया 1 और 2, 1 और 2 को ऐड किया 3 आ गई, फिर 3 इधर चला गया, ठीक, 3 और 3 को ऐड किया 6 हो गया, 6 इधर आ गया, ठीक, 6 और 4 को ऐड किया कितना हो गया 10, तो ये
समझ गए ना, पहले ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, फिर वापस लौटता है, ये ऐसे ऐसे, जब वैल्यूज को मिल जाती है फिर तो वापस लौटता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है। अब आते हैं फिबोनाची सीरीज के क्वेश्चन पे। ठीक है। फिबोनाची यूजिंग रिकर्सन, फिबोनाची डेफ करके, एक फिबोनाची करके हमने बना लिया है एक फंक्शन। ठीक। इसकी क्या हमने बेस कंडीशन डाली है कि अगर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्यों डाला? हर एक बेस कंडीशन के पीछे इसका रीजन पता होना चाहिए। क्यों डाला? इसलिए डाला 1 की जो नंबर है वो या तो एक से बड़ा हो, या तो एक से बड़ा हो, सॉरी 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 सॉरी, गलत बोल दिया, गलत बोल दिया। या तो एक से छोटा हो या तो एक के बराबर हो। इससे छोटा नंबर नहीं लिया जाएगा। या तो एक हो या तो इससे बड़ा नंबर नहीं लिया जाएगा, मतलब एक से बड़ा नंबर नहीं लिया जाएगा, तो एक लेके आओ तो इससे छोटा लेके आओ। ठीक। यही बेस कंडीशन है कि एक एक लेके आओ, इससे एक से छोटा लेके आओ, तो जो नंबर है वो तो एक हुआ या एक से छोटा हुआ तो रिटर्न करेगा एन, मतलब वही नंबर रिटर्न कर देगा फटाक से। आओ इसको इसको सॉल्व करते ही अब आएगा ना मजा इसमें। ठीक है। तो हमने पिव करके बनाया अपना, और आप कहोगे ये थोड़ा अलग है। अब देख लो इसमें अलग क्या है। अलग ये है कि उसमें हम एक वैल्यू डाला करते थे प्लस दूसरा फंक्शन कॉल करते थे। ठीक है। इसमें दोनों ही फंक्शन कॉल है, दोनों वैल्यू फंक्शन कॉल। ठीक है। पहली कंडीशन चेक हुई, तो हमने कौन सा नंबर दिया? नंबर दिया है हमने 7। ठीक। ओहो, एक सेकेंड। नंबर हमने दिया है 1। आई। चलो इसको, इसमें अगर 7 नहीं भी दिया है, क्या हुआ? कंडीशन चेक हुई। हमें रेंज मतलब बोल रहा है 7 तक की सीरीज चाहिए। 7 नंबर तक की सीरीज चाहिए है, मतलब 7 डिजिट होने चाहिए हैं उसके अंदर। 7 तक की सीरीज चाहिए, तो हम पहले शुरू किए किससे? जो 7 तक चाहिए, तो हमने चेक किया क्या ये n के बराबर है, क्या 1 से छोटा है नंबर? नहीं, तो n रिटर्न नहीं किया। हमने n-1 प्लस n-2 को प्लस कर दिया। ठीक है। फिर हमने अगली वैल्यू पे आए, अगली बार जो n की वैल्यू थी वो क्या हो गई? n की वैल्यू हमने फिर से चेक की, क्या वो n की वैल्यू हमारी आ गई? नहीं आई, तो फिर हम वापस से n-1 n-2। जब n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 से हो जाएगी छोटी। जब n की वैल्यू हो जाएगी 1 से छोटी, तो क्या रिटर्न हो जाएगा? 1। ठीक। ऐसे करते करते एक समय आएगा कि जब n की वैल्यू हो जाएगी 1 से छोटी या 1 हो जाएगी। अगर 1 से छोटी और 1 हो जाएगी तो क्या उस वैल्यू पे हम क्या रिटर्न कर देंगे? 1। n की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है। और ये हो जाएगी 1। ठीक। इस तरीके से वापस बैक ट्रैक करेगा, ये अपने आप को बैक ट्रैक करेगा ऐसे करके। तो 0 1 1 2 3 5 8 प्रिंट होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। दो नंबर दिए जाएंगे, उनमें से आपको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालना है। इन दोनों नंबर का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है? तो हमने इसमें बेस कंडीशन लगाई कि अगर बी जीरो है तो रिटर्न करो ए, अगर बी जीरो है तो रिटर्न करो ए, और हम बाकी ये काम करो। अगर एक बेस कंडीशन नहीं होती तो ये काम होगा, रिटर्न जीसीडी, मतलब फंक्शन को कॉल किया, तो पहली वैल्यू को दूसरी से क्या कर दिया? मॉड्यूलस कर दिया। अब पहली वैल्यू हमने क्या ली है? इसमें है 48। ए की वैल्यू है 48, तो ए हमारे पास, एक सेकेंड, ए की वैल्यू है 48। ठीक है।
A इज इक्वल टू 48, B इज इक्वल टू 18 है। ठीक, तो क्या B हमारा 0 के बराबर है? नहीं। तो क्या किया, फिर यहाँ पे आए, B की जगह पे क्या लिख दिया? 18। A की जगह पे क्या लिख दिया? A की जगह पे लिख दिया B को जो हमारे A है 48 है, उसको डिवाइड कर दिया किससे? 18, मतलब B से। ठीक, डिवाइड कर दिया। 18 को डिवाइड करेंगे B से तो कितना आएगा? क्या आएगा? 48। हाँ, डिवाइड किया हमने, एक सेकेंड, 18, 54 नहीं आएगा। ठीक, डिवाइड किया तो रिमाइंडर आएगा। 48 है तो 6, तो इसकी वैल्यू कितनी? 6 रिमाइंडर आ गया। इसकी वैल्यू क्या है? 6 रिमाइंडर। ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया, ये वापस से बी की वैल्यू चेक करेगा। ठीक, क्या है कि हमने डिवाइड किया, चेक किया, इसमें बी की वैल्यू फिर से चेक किया, इसमें बी की वैल्यू 0 बराबर है? नहीं। ठीक है, और हमारी बी की वैल्यू क्या रख दी हमने? 18। अब इसको डिवाइड किया 48 को किससे? इसको डिवाइड किया 6 से। क्या डिवाइड होता है? हाँ, होता है। कितनी वैल्यू आ गई? 8। ठीक है, ये वापस से रिटर्न किया। ठीक, क्या बी बराबर है 0 के? नहीं। और यहाँ पे ये वैल्यू हमारी 6 पहले आ चुकी थी, तो यही आउटपुट आ जाता है। एक सेकेंड, एक सेकेंड।